हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है सैटर्न स्लेव। ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत होती है 1981 से, जहां पर हम रिनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। और रिनी की माँ एक सक्सेसफुल सिंगर थी जिनके गाने काफी ज्यादा फेमस थे, जिस वजह से उन्हें रेडियो पर भी प्रसारित किया जाता था। लेकिन अब उसकी माँ 3 सालों से एक मिस्टीरियस डिजीज से जूझ रही है और इतने सालों से उनका कोई एल्बम भी नहीं आया था। तो स्टूडियोज की तरफ से अब रिनी की फैमिली को रॉयल्टी पेमेंट देना भी बंद हो चुका था, जिस वजह से उनकी फैमिली का सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। रिनी उदास मन से तब घर लौट आती है और इनका घर जो था वो कब्रिस्तान के बिल्कुल बगल में ही था, फॉरेस्ट के पास। और यहाँ पर उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनका घर भी अब गवर्नमेंट सीज करने वाला था अगर उन्हें खाली मिला तो, क्योंकि इन्होंने बैंक से कुछ ज्यादा ही लोन ले लिए थे रिनी की माँ के इलाज के लिए। और रिनी कुल मिलाकर 4 सिबलिंग्स थे, पहले रिनी और टोनी और फिर बॉन्डी और यान, जो महज 6 साल का था और वो बोल भी नहीं सकता था। पिता किसी तरह से घर चलाने की कोशिश में जुटे हुए थे और रिनी ने भी अब पढ़ाई छोड़ दी होती है पैसों की तंगी की वजह से। इसके बाद हम उनके ग्रैंडमदर को भी देख पाते हैं, जहाँ हमेशा व्हीलचेयर पर बैठी रहती थी और सिलाई बुनाई का काम करके वो थोड़ा घर चलाने की कोशिश करती और साथ ही में वो अस्थमा की मरीज भी थी। और तब उसी वक्त रिनी जब अपने फादर से बात कर रही होती है, रिनी की माँ बेल बजाकर रिनी को बुलाती है और ये बेल जो था वो हमेशा वो अपने पास में ही रखा करती, क्योंकि अब वो बोल नहीं सकती थी। और बात करें हम उनके बच्चों की, तो बॉन्डी को तो उनके पास में जाने से भी डर लगता था। और ऐसा क्यों, ये हम आगे जान पाएंगे। और रिनी भी तब एकदम स्लोली उनके कमरे के अंदर पहुंचती है और जैसे ही वो अंदर पहुंचती है उसकी माँ को जैसे एक पैनिक अटैक आ जाता है। वो सीलिंग की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा डर के मारे चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर वो चीज रिनी को कहीं भी नजर नहीं आती। और शायद उनकी इसी हालत की वजह से सबको उनके कमरे में आने से डर लगता था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम टोनी को देख पाते हैं। टोनी घर के खर्चे चलाने के लिए अपने बाइक और घड़ी बेच आया था और अब वो बेचारा चलकर और बस से ही कॉलेज जा पाएगा। टोनी को तब घर आते ही अपनी माँ की याद आने लगती है और वो सीधा उनके कमरे में चला जाता है उनके बाल कंघी करने के लिए, जो वो हमेशा किया करता। लेकिन उस दिन जब वो उनके बालों को कोम कर रहा होता है, उसके मॉम के ढेर सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं, जो देख उसे अपने माँ की फिक्र होने लगती है। तब उसी वक्त अचानक से खिड़की खुल जाती है और उसकी माँ एकदम से डर जाती है और उनके उस साइड पर टोनी एकदम से डर के मारे कमरे से बाहर चला जाता है। और उसी रात रेनी अपने फादर को उसकी माँ से कुछ बातें करते हुए सुन पाती है और वो उस वक्त कह रहे होते हैं कि प्लीज बच्चों पर रहम करो। और रेनी को देखते ही वो वहाँ से निकल लेते हैं। तब उस रात रेनी को एक नाइटमेयर आता है जहाँ पर वो अपनी माँ के बेल को रिंग होता हुआ सुन पाती है। और उस वक्त सब गहरी नींद में थे, इसलिए रिनी किसी को नहीं जगाती और अकेले ही उनके कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने माँ को खिड़की के पास खड़ा देख पाती है और सरप्राइज्ड हो जाती है कि अरे माँ तो खड़ी हो सकती है। और जैसे ही वो अपने माँ के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करती है, बेड पर पड़ी उसकी असली माँ बेल बजाने लगती है ताकि रिनी उस चीज से दूर रहे, क्योंकि वो उसकी माँ नहीं थी बल्कि कोई भयानक एंटिटी थी। और वो जो कोई भी थी वो बिल्कुल उसकी माँ के जैसे ही दिख रही थी, एक क्रीपी सी स्माइल के साथ। तब उसे देखते ही रिनी नींद से जाग जाती है और तब वो उसी तरह से वापस से बेल को रिंग होता हुआ सुनती है रियलिटी में, और सारी चीजें हूबहू वैसे ही सेम टू सेम चल रही थी, नाइटमेयर की ही तरह। लेकिन इस बार जब वो अपनी माँ के कमरे में एंटर होती है, खिड़की के पास खड़ी वो लेडी उसकी माँ ही निकलती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ट्रांस में चली गई है। और वो तब रिनी के छूते ही जमीन पर गिर पड़ती है और उस वक्त उनका मुंह ग्रिपीली खुला ही रह जाता है और उसी वक्त गिरते ही उनकी डेथ हो जाती है। पूरा परिवार दुखी था, लेकिन वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद हमें रिनी के माँ का फ्यूनरल सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस्लामिक तौर तरीके से उन्हें दफन किया जा रहा होता है और ये काम करने में उनकी मदद कर रहे थे उस्ताद के बेटे हैंड्रा। उस्ताद को आप एक रिलीजियस गुरु जैसा मान सकते हैं जो गॉड में विश्वास रखते हैं, और वहीं पर रिनी के फादर जो थे वो रिलीजन में विश्वास ही नहीं करते थे और ऊपर वाले का नाम लेना तो उनके लिए एक पाप सा था। तब फ्यूनरल से लौटते वक्त हैंड्रा रिनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन रिनी उस वक्त काफी दुखी थी, वो उस पर ध्यान ही नहीं देती।
तभी बॉन्डी अपने रिलीजियस टीचर का बताया हुआ एक्सपेरिमेंट करने लगता है कि डेड फैमिली का आखिरी मेंबर जब उनके ग्रेव से तकरीबन 40 कदम दूर जाएगा तो वो डेड बॉडी वापस से जिंदा हो जाएगी। और इसलिए वो तब अपनी माँ के जिंदा होने का इंतजार करना चाहता था, लेकिन रिनी उससे कहती है कि ये सच नहीं है, किसने ये देखा। और तब इसीलिए बॉन्डी भी तब रिनी के साथ घर चला जाता है और हम तब रिनी के फादर को देख पाते हैं। सब लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं, लेकिन बाप बेटों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, जो दिखाता है कि वो गॉड में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जिसके बाद हम उनके फादर को देख पाते हैं जो बॉन्डी को सुलाने के लिए गए थे उसके कमरे में। तब बॉन्डी उनसे कहता है कि कल वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि लोगों के हिसाब से वो शोक मना रहा है इसलिए, लेकिन उसके फादर इसके लिए मना कर देते हैं और उनके हिसाब से पढ़ाई लिखाई जरूरी है, इसलिए उसे जाना ही होगा। तब उस रात बॉन्डी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो अपने कमरे में सोना भी नहीं चाहता था क्योंकि विंडो से उसे कब्रिस्तान साफ दिखाई देता है, जिस वजह से उसे डर लग रहा था। लेकिन उसके फादर इसके लिए भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि कब्रिस्तान में तो मरे हुए हार्मलेस लोग रहते हैं और डेंजरस तो जिंदा लोग होते हैं। और ये कहकर वो बॉन्डी को सुला देते हैं। जिसके बाद हम उनकी फैमिली मीटिंग से ये जान पाते हैं कि रिनी के फादर कल ही आउट ऑफ टाउन जाना चाहते हैं कमाने के लिए, वरना सबका खर्चा कैसे चलेगा। और ये बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके बाद वो अपने फादर से कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे अगर वो चले जाएंगे तो, क्योंकि फोन भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया था इसीलिए। तब उस रात टोनी जब रेडियो सुन रहा होता है उसे फिर से अपने माँ के कमरे से बेल बजने की आवाजें आने लगती है, जिससे वो फाइंड आउट करने के लिए उनके कमरे में चला जाता है। और जब वो उनके कमरे में एंटर होता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि बेल कोई इनविजिबल पावर बजा रही होती है। टोनी तब डर के मारे कमरे को बंद करके भागता हुआ अपने कमरे में आ जाता है और एक पिलो से अपने कान बंद करके सो जाता है। और सुबह होने से पहले उसके फादर टाउन के लिए रवाना हो चुके थे, इसलिए बॉन्डी स्कूल नहीं जाता क्योंकि कल ही उसकी माँ की डेथ हुई थी और आज वो स्कूल आ जाएगा तो सब उसे बहुत चिढ़ाएंगे। टोनी तब अपने भाई को एक खिलौना देकर चला जाता है जिसमें पिक्चर स्क्रॉल करते करते बॉन्डी को अपनी माँ नजर आ जाती है उसी भूतिया अवस्था में, जिससे वो एकदम से ही डर जाता है। और ठीक उसी दिन से सबके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी। टोनी रात में फिर से जब रेडियो सुन रहा होता है बार बार अपने आप ही उसकी माँ के एल्बम के गाने बजने लगते हैं और वापस से उनकी बेल की आवाजें भी सुनाई देती हैं उसे। तभी उसकी माँ आकर अपने बाल कोम करने के लिए बोलने लगती है उसे और वो तब टोनी को डराने की भी कोशिश करती है, लेकिन सही समय पर टोनी लाइट्स ऑन कर देता है और उसकी जान बच जाती है। और दूसरे कमरे में जब इयान और बॉन्डी टॉयलेट करके वापस लौट रहे होते हैं इन दोनों को उनकी माँ की पोर्ट्रेट हॉन्ट करने लगती है, इसलिए बॉन्डी तब उस पोर्ट्रेट को कपड़े से ढकने के लिए उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो कपड़ा एक गोश्त के ऊपर जाकर अटक जाता है जो उन्हें तगड़ा हॉन्ट करने लगता है। और बॉन्डी तब जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रिनी से सब कुछ बताता है और कहने लगता है कि इयान ने भी उस गोश्त को देखा, लेकिन इयान कहने लगता है कि उसने तो कुछ देखा ही नहीं और साफ ही निकल लेता है। और तब दूसरी सुबह टोनी अपनी माँ की उस बैल को और कोम को उनके ग्रेव में जाकर दफन कर देता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और इसके बाद हम हेनरा और रिनी को देख पाते हैं जिनकी अब दोस्ती हो गई थी। हेनरा तब रिनी से बता रहा होता है कि फ्यूनरल के टाइम पर उसने उसकी माँ जैसी एक लेडी को वहाँ पर देखा और उनके घर की खिड़की से भी उस लेडी को उसने एक रोज झांकते हुए देखा। और हेनरा की जहाँ तक जानकारी थी तो वो चीज कोई इवल एंटिटी है और ये एंटिटी जिसके शरीर को बहुत सालों तक पॉजेस कर लेते हैं वो उन्हीं के रूप को धारण कर लेते हैं। पर रिनी की फैमिली रिलीजियस नहीं थी तो उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता। और यहाँ घर पर रिनी की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। तब फिर से हम हेनरा और रिनी को देख पाते हैं। हेनरा को रिनी की फैमिली की फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो उन्हें उनके डैड के आने तक अपने घर में रुकने के लिए बोलता है, लेकिन रिनी इसके लिए साफ मना कर देती है। और इसके बाद जब रिनी और बॉन्डी घर लौट कर आते हैं उनकी ग्रैंड माँ उन्हें नहीं मिल रही होती और ये दोनों तब पूरे घर की तलाशी करने लगते हैं। और तब बॉन्डी को वो नजर आती है वेल के अंदर जो अब इस दुनिया से जा चुकी थी और ये दृश्य देख बॉन्डी को तगड़ा सदमा लग जाता है। तब गांव के लोग आकर उनकी हेल्प करते हैं उनकी ग्रैंड माँ के फ्यूनरल में, पर उस फ्यूनरल में बॉन्डी ना जा सका क्योंकि उसे तगड़ा बुखार हो गया था। और रिनी तब इसके बाद जब अपनी ग्रैंड माँ के कमरे में जाती है उसे वहाँ पर उनका लिखा हुआ आखिरी लेटर मिल जाता है जो वो पोस्ट करना चाहती थी लेकिन कर ना सकी, जिस पर नाम था बुद्धिमान का। रिनी तब तुरंत ही लेटर पढ़ती है और हेनरा के बाइक से पहुंच जाती है उस एड्रेस पर जहां पर उसकी मुलाकात होती है बुद्धिमान से। और उस लेटर में रिनी के ग्रैंडमा ने बुद्धिमान से अपनी फैमिली को बचाने के लिए प्लीड करी होती है, लेकिन किससे वो ये नहीं समझ पाई। तब बुद्धिमान उन्हें अपने कमरे में ले जाकर बैठाता है और वो उन्हें बताने लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसकी बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड थी
लेकिन उन्होंने उन्हें कभी डेट नहीं किया और अंत में उन्होंने उसके एक क्लासमेट से शादी कर ली और उन्हें सिर्फ एक बेटा प्राप्त हुआ जो थे रिनी के फादर। और जब रिनी की माँ की शादी हुई तो वो इससे खुश बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने कभी उसकी माँ को आशीर्वाद नहीं दिया और बहुत सालों तक वो निसंतान ही रहे क्योंकि शायद वो 5 थी और उनके 4 बच्चे पैदा होने तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जब से वो लगातार 3 सालों से बीमार रहने लगी, रिनी की ग्रैंड माँ को रिनी की माँ के ऊपर शक होने लगा कि कहीं रिनी की माँ ने इन चारों ही बच्चों को शैतान के आशीर्वाद से तो नहीं प्राप्त किया। और तब ये बात सुनने के बाद रिनी सोचती है कि क्या कोई शैतान को भी वर्शिप कर सकता है? यह चीजें तो काल्पनिक है। और तब दूसरी ओर हम बॉन्डी को देख पाते हैं जो बिल्कुल बेसुध था और वो कह रहा होता है कि वो अपने छोटे भाई को नहीं मार सकता, वो उससे बहुत प्यार करता है। और ये ऑर्डर उसे कौन दे रहा था ये तो हमें अंत में ही पता चल पाएगा। और यहाँ बुद्धिमान रिनी को अपना एक आर्टिकल थमाता है जो रिनी के ही सिचुएशन पर बेस्ड था और वो तब रिनी से कहते हैं कि रिनी को अपना जवाब उस आर्टिकल से मिलेगा। और वो तब उन्हें जाते जाते एक बात और बताता है कि अगर तुम सब एक दूसरे के साथ रहोगे और एक दूसरे से प्यार करोगे तो वो लोग तुम में से किसी को भी नहीं ले जा पाएंगे। और ये लोग कौन है इसका जवाब उस आर्टिकल में ही मिल पाएगा। और घर पहुंचते ही रिनी देखती है कि बॉन्डी उस हादसे के बाद से ही काफी ज्यादा बदल गया है और वो बिल्कुल गुमसुम रहने लगा है। सबसे अलग रहना उसे पसंद आ गया था। तब रिनी उसे अपने साथ ले जाती है डिनर कराने के लिए और वो सबको साथ रहने के लिए बोलती है। तब उस रात बॉन्डी और इयान जब सो रहे होते हैं, बॉन्डी आकर इयान के बेड के पास खड़ा हो जाता है उसे मारने के लिए, जो देख इयान बिल्कुल से डर जाता है। और बॉन्डी ये सब कुछ नींद में ही कर रहा था, जिसके बाद वो वापस से जाकर अपने बेड पर सो जाता है। और इसके बाद इयान किसी की नॉकिंग की आवाज सुनता है और वो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जाता है। और वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है वो दरवाजे के बाहर खड़ी एक डरावनी से परछाई को देखकर एकदम से ही डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसका कपड़ा एक हुक में फंस जाता है और वो गोश्त अंदर आने की बहुत कोशिश तो करता है लेकिन आ नहीं पाता। और तब इसके कुछ ही देर बाद वो अपने आप ही चला जाता है। और तब सुबह रिनी ये डिस्कवर करती है कि उसकी माँ ने असलियत में जितने भी एल्बम्स तैयार किए थे वो असलियत में एंशिएंट टाइम्स के कुछ एन्चेंटिंग वर्ड्स थे। मतलब आप इसे मंत्रास भी समझ सकते हैं। और ये मंत्रास तभी सुनने को मिलते जब उस डिस्क को रिवर्स में प्ले किया जाता। तब ये चीज रिनी को काफी वियर्ड लगती है और उसे उन एन्चेंटिंग्स को सुन इयान की फिक्र होने लगती है क्योंकि वो अपने कमरे से गायब था और वो पिछली रात उस इंसिडेंट से डर के मारे अपने खेलने वाले ट्रंक में जाकर छुप गया था। और इसके बाद जब रिनी इयान को आश्वस्त कर रही होती है तभी टोनी उस मैगजीन को दिखाकर रिनी से पूछने लगता है कि तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है। तब रिनी कहती है कि ये कोई फालतू के ऑकल्ट मैगजीन है, लेकिन टोनी को उस आर्टिकल में लिखी बातें रिलेटेबल लगती है क्योंकि उसमें डेविल वर्शिप और फर्टिलिटी कल्ट के बारे में लिखा हुआ था। और ये बात सिटीज की थी जिसमें एक लेडी की कहानी थी जिसके शादी के तकरीबन 10 साल बाद भी उससे बच्चे प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन इसके बाद उस लेडी को बच्चे प्राप्त हुए सिर्फ सैटर्न से रिक्वेस्ट करने के बाद। और ये फर्टिलिटी कल्ट मेंबर्स अब भी मौजूद हैं सिटीज में। और जो भी इंसान बच्चे नहीं प्राप्त कर पा रहा था वो जाकर इन कल्ट मेंबर्स को ज्वाइन कर लेता है। और उस कल्ट को ज्वाइन करने की एक ही कंडीशन थी कि अगर उस कपल को बच्चे प्राप्त हो गए तो उस कपल को अपना आखिरी बच्चा कल्ट को सौंपना होगा जब वो 7 साल का हो जाएगा तब। और इस बात को समझकर टोनी रिनी से कहता है कि कहीं ये कहानी अपनी फैमिली की ही जैसी तो नहीं, क्योंकि इन भाई बहन में सिर्फ 6 साल का फासला था। और टोनी को लग रहा था कि उसकी माँ में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना कोई भी बच्चा उस कल्ट को सौंपती, इसलिए उन्होंने हर बच्चे के 7 साल पूरा करने से पहले ही एक और बच्चा हाजिर कर दिया ताकि सारे ही बच्चे बचे रहे। और टोनी ये रिनी से बताता है कि उनके हर इवेंट में सेम मेंबर्स का ग्रुप हाजिर रहता था जिनकी फोटोज वो रिनी को दिखाता है। और टोनी को अब डर लग रहा था कि 3 दिन में इयान 7 साल का पूरा हो जाएगा और जो आखिरी बच्चा होगा उसे एक लिविंग डेड आकर लेकर जाएगा। और तब आगे की बातें रुक जाती है क्योंकि इयान को भूख लगी थी। और जब रिनी इयान को खाना परोस रही होती है उनकी ग्रैंड माँ की व्हीलचेयर अपने आप ही रिनी के पास आ जाती है और रिनी तब अपनी ग्रैंड माँ को उस पर बैठी हुई देख लेती है, एक नजर ग्लास पर। और इस वजह से वो डर के मारे उस्ताद को बुला लेती है अपने घर पर। तब उस्ताद सारे कमरे में जाकर प्रेयर्स करते हैं और वो तब उन्हें सजेस्ट करते हैं कि तुम लोगों को रोजाना प्रेयर्स करना चाहिए क्योंकि जिन घरों में ऊपर वाले का वास नहीं होता शैतान उस घर में आसानी से वास कर लेता है और वो आपसी रिश्ते खराब कर डालता है। और जब कोई भी इंसान पूरी शिद्दत से प्रेयर्स करता है
गॉड उसकी हेल्प के लिए जरूर आते हैं और दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो गॉड से न डरता हो। तब उस रात रिनी खुद को क्लेंस करती है और नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाती है और यहाँ वो नमाज पढ़ रही होती है और वहाँ बॉन्डी और इयान के कमरे में एक गोश्त को बॉन्डी के पास खड़ा देख इयान की तो हालत ही बिगड़ जाती है। और इसके बाद तो एक एंटिटी आकर रिनी के आसपास भटकने लगती है और वो तब रिनी को बहुत ही ज्यादा तगड़ा डरा देती है, जिससे मजबूर रिनी को अपने भाइयों के साथ रात में ही घर छोड़कर भागना पड़ जाता है उस्ताद के घर। तब सुबह फिर से टोनी उस मैगजीन को लेकर बैठा हुआ था और तब रिनी टोनी से कहती है कि उसके हिसाब से उनकी माँ की आत्मा उन्हें हॉन्ट कर रही है, लेकिन टोनी सोचता है कि वो कोई जिन हो सकता है। और तभी हेनरा आकर उनसे बताने लगता है कि वो कोई और भी चीज हो सकती है और वो शायद रिलीजन बनने के पहले से ही मौजूद थे, जो आते हैं अपने जरिए लगाए गए फसलों को काटने के लिए। और फसलों का यहाँ पर मतलब है ह्यूमन सोल्स, जिन्हें उन्होंने इम्प्लांट किया है और इन्हें रोक पाना एक हिसाब से नामुमकिन है। लेकिन टोनी को उस मैगजीन से इतना पता चलता है कि जो कोई भी इवल है वो उस प्रॉमिस्ड बच्चे को तब तक नहीं ले जा पाएंगे जब तक उसकी फैमिली उसे त्याग नहीं देती या उसकी फैमिली उन्हें उस बच्चे को सौंप नहीं देती। तब हेनरा के चले जाने के बाद टोनी रिनी से उस मैगजीन के बारे में एक और बात बताता है कि उस फर्टिलिटी कल्ट में शामिल होने वाली उस बांझ महिला के पेट में उसके हस्बैंड का बच्चा नहीं होता, बल्कि उसके कल्ट के मेंबर्स का बच्चा होता है। और शायद इसीलिए ये सारे ही भाई बहन अलग अलग दिखते थे। जो बात समझने के बाद इन्हें एक और धक्का लग जाता है। तभी हेनरा आकर रिनी से बताता है कि बुद्धिमान ने उन्हें बुलाया है, पर रिनी को अपने भाइयों का ख्याल रखना था, इसलिए वो हेनरा के साथ में नहीं जाती और हेनरा तब अकेले ही निकल लेता है उनसे मिलने के लिए। और यहाँ घर पर बॉन्डी की हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वो तो इयान को नाइफ से मार ही डालेगा आज। जिसके बाद हम वापस से बुद्धिमान को देख पाते हैं, जो हेनरा को अपना एक अनपब्लिश्ड आर्टिकल थमा देता है, जिसमें रिनी के सवालों का जवाब था और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका भी। और वो तब हेनरा के प्लीड करने पर उसे शांति से कुछ और भी बातें बताता है जो हमें नहीं सुनाई पड़ती। और वो तब उन्हें जल्दी से एक्शन लेने के लिए बोलता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन हेनरा के उनके अपार्टमेंट से निकलते ही कोई अनजान डरावना सा व्यक्ति उन्हें डराने लगता है। अब रास्ते में हेनरा की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है ट्रक के नीचे आने की वजह से। तब अगले ही सीन में हम हेनरा के फादर उस्ताद को देख पाते हैं, जो अपने बेटे की लाश को देखकर एकदम से ही दुखी हो जाते हैं। उन्हें तब हेनरा के पॉकेट से गिरे बुद्धिमान का वो अनपब्लिश्ड आर्टिकल उठा लेती है, जिसके बाद हमें हेनरा का फ्यूनरल सीन दिखाया जाता है। उस्ताद इसके बाद से एकदम से ही टूट चुके थे, क्योंकि हेनरा के सिवाय उनका इस दुनिया में और कोई नहीं था। तब रात के समय जब अचानक से खिड़की खुलती है, रिनी बाहर खड़ी हेनरा की आत्मा को देख पाती है और उसी वक्त खिड़की के बाहर से कोई उसके हाथ को खींचने लगता है। सब भाई मिलकर तब किसी तरह रिनी को बचा लेते हैं और तब उसी वक्त उनके फादर उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और तब सबके जान में जान आती है। और इसके बाद सब अपने घर लौट आते हैं। रिनी के फादर अपनी माँ के गुजर जाने की वजह से दुखी थे और इसलिए अब वो उस घर में अपने बच्चों के साथ एक पल भी नहीं रुकना चाहते थे। तब उस रात टोनी जब घर के वेल के पास इयान को टॉयलेट के लिए लेकर जाता है, सडनली कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और जब तक ये लोग धक्का देकर दरवाजे को खोलते हैं, कोई अदृश्य शक्ति इयान को वेल के अंदर घसीट ले जाती है। तब उनके फादर दाएं देखते हैं ना बाएं, अपने बच्चे को बचाने के लिए तुरंत ही वेल में कूद जाते हैं। और जब वो एक रस्सी की मदद से बाहर निकल रहे होते हैं इयान को लेकर, उसी वक्त हम एक गोस्ट को उस वेल के अंदर देख पाते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद वो अपने घर के बाहर बहुत सारे लोगों को खड़ा देखते हैं, जो शायद उसी कल्ट के मेंबर्स थे जो इयान को ले जाने के लिए आए थे। और वो चारों तरफ से उनके घर को घेर रहे होते हैं। और उस वक्त जब वो दरवाजा बंद करके अंदर हो जाते हैं, रिनी की ग्रैंड माँ की व्हीलचेयर अपने आप ही उनके पास चलकर आती है, जो अचानक से ही इनके ऊपर आकर गिर पड़ती है। और अपनी जान बचाने के लिए ये लोग जैसे ही एक कमरे में एंटर होते हैं, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तब ये तीनों अलग कमरे में हो जाते हैं और बॉन्डी और इयान अलग कमरे में। और बॉन्डी तब डर के मारे अपनी जान बचाकर छुप जाता है इयान को छोड़कर। और उस वक्त इयान को कोई अदृश्य शक्ति खींचे जा रही होती है, लेकिन सही समय पर बॉन्डी को एहसास होता है कि वो इयान से बहुत प्यार करता है और वो तब जाकर इयान को बचा लेता है, जिस वजह से वो गोश्त भी तब गायब हो जाता है। और इसके बाद तो उनके फादर एकदम ही आक्रोश में आ जाते हैं और वो तब एक नाइफ लेकर बाहर निकलते हैं और उन सबको धमकी देने लगते हैं कि दम है तो मेरे बच्चे को ले जाकर दिखाओ। और जब कोई आगे नहीं बढ़ता तो टोनी उन्हें लेकर अंदर चला जाता है और तब वो कल्ट मेंबर्स अपने हाथ से कोई चीज गिराकर वापस लौट जाते हैं और तब जाकर इन सबको सुकून मिलता है। और दूसरी सुबह सब अपने जरूरत के सामानों को पैक कर लेते हैं
और कल ही इयान का जन्मदिन है और वो 7 साल का पूरा हो जाएगा और इसीलिए ये लोग रात के 12 बजे इयान का बर्थडे मनाने वाले थे। और तब इन्हें ले जाने के लिए गाड़ी आने वाली थी 4 बजे तक। तब 4 बजे तक गाड़ी तो नहीं आती, पर उस्ताद जरूर आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। और समय देखकर रिनी बाहर घूमने चली जाती है। तब उसे फॉरेस्ट में काफी सारे रेड कलर के सीड्स मिलते हैं, जो शायद कल रात उन कल्ट मेंबर्स ने अपने हाथ से गिराया था। तब इसके बाद रिनी के फादर और उस्ताद को बातें करते करते काफी वक्त बीत चुके थे और गाड़ी का इंतजार करते करते रात के 10:30 बज चुके थे। और तब उस्ताद घर में अकेला नहीं रहना चाहते थे, तो वो इन्हीं के वहाँ रुक जाते हैं उस रात। और रात को इन्हें इयान का बर्थडे भी मनाना था, लेकिन इससे पहले लाइट से चली जाती है। और ये सब तब लैंप से काम चलाने लगते हैं और सब तब सोने भी चले जाते हैं। तभी रिनी को याद आता है हैंड्रा के उस एनवलप की, जो बुद्धिमन ने उसे दी थी। और इस आर्टिकल में वो सैटर्न के ग्रैंड प्लान के बारे में बता रहे होते हैं कि सैटर्न अपने सीड्स को स्प्रेड करने वाला है, जो देख रिनी परेशान हो जाती है। और वो तब जल्दी से इसके बारे में टोनी को बताती है और उसे तब ये समझ में आता है कि ग्रैंड माँ का गोश्त हमेशा इयान को इसलिए परेशान किया करती थी क्योंकि इयान सैटर्न की औलाद है और ग्रैंड माँ ने इसीलिए इयान को वेल में ढकेल कर मारने की कोशिश करी थी ताकि सबकी जान बच जाए। और वो कल्ट मेंबर्स इयान को ले जाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपने शेपर्ड का निशान छोड़ने के लिए आए थे, शायद सैटर्न का निशान। तभी इन लोगों को फिर से इनकी माँ की बैल की आवाज सुनाई देती है और देखने पर इनकी माँ अपने उस बैल के साथ में घर के अंदर चली आ रही थी। और यहाँ दूसरी ओर बॉन्डी देखता है कि इयान किसी से बातें कर रहा है, जो वैसे तो गूंगा था। तब वो कहता है कि वो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है, जो कब्र में से उठे हुए मुर्दे थे। और इयान क्रिपीले हंसते हुए बाहर निकल जाता है। तब बॉन्डी का तो ये दृश्य देखकर पसीना छूटने लगता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए बेड के नीचे घुस जाता है। और उसी वक्त उस्ताद की भी नींद खुल जाती है और वो तब अपने बेटे हैंड्रा को देख पाते हैं, जो अपने बाकी के मुर्दा दोस्तों को अपने साथ लाया था। और रिनी के फादर के बगल में उनकी वाइफ आकर लेट गई थी, जो काफी सड़ चुकी थी। और रिनी के डैड तब उन्हें देखते ही बेड के ऊपर से उछलकर भाग लेते हैं अपने बच्चों के पास। और वो तब अपने बच्चों को लेकर बॉन्डी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें तब रास्ते में ही उस्ताद अधमरे हालत में मिल जाते हैं, जिन्हें शायद उन डेड बॉडीज ने खत्म कर डाला। और तब बॉन्डी के मिल जाने के बाद रिनी चुपके से कमरे से बाहर देखती है, जहाँ पर उनकी मॉम इयान को अपने साथ लेकर जा रही होती है। जैसे बुद्धिमन ने बताया था, एक लिविंग डेड उस आखिरी बच्चे को लेकर जाएगी। और जब उसके डैड बाहर निकल कर देखते हैं, इयान उन्हें उन डेड बॉडीज के साथ में नजर आता है, जो अपने डैड को अपने साथ आने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन ये लोग समझ चुके थे कि अब कोई फायदा नहीं, इयान अब उनका नहीं है। इयान असलियत में उनका कभी था ही नहीं। और ये लोग तब घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आज रात शायद ही इनकी जान बच पाती, क्योंकि वो डेड बॉडीज एकाएक दरवाजा तोड़ते चले जा रहे थे इन सबको मारने के लिए। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि इनकी ग्रैंड माँ उस दरवाजे को जोर लगाकर बंद कर रही होती है ताकि उनकी फैमिली बच जाए, वरना ये सब उस वक्त तो निपट ही गए होते। और तब उसी वक्त बुद्धिमान बैक डोर से आकर इन्हें अपने साथ गाड़ी में लेकर चला जाता है और इनकी तब जाकर जान बच पाती है। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये फैमिली एक रेंटेड फ्लैट में रह रही होती है। और उसी वक्त इनकी एक पड़ोसी आकर इन्हें खाना देकर चली जाती है। और ये कपल शायद सैटर्न वर्शिपर्स थे और ये नहीं चाहते थे कि रिनी की फैमिली वहाँ से कहीं भी दूर जाए। और तब इनके पास हम उसे रेड कलर के सीट को देख पाते हैं, जो उन कल्ट मेंबर्स ने फेंका हुआ था। और मैप में हम कुछ मार्किंग्स भी देख पाते हैं, जो हो सकता है कि इन जगहों पर इन्होंने सैटर्न का सीड्स फैला दिया हो। और शायद ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, जो हो सकता है कि हमें सेकंड पार्ट में पता चले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।